चलिए अब देखिएगा इधर, देखिएगा ऑन कर दो उसको, अगर ऑन करना, ऑन है। देखिएगा टॉपिक चल रहा था 8085 माइक्रो प्रोसेसर। मैंने बताया था यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था, ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है कि 8085 में टोटल नंबर ऑफ पिन कितने होते हैं, कितना होता है 40। ठीक है, आपको 8085 में दो चीज़ पढ़ना है, एक तो आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है, दूसरा पिन डायग्राम पढ़ना है, और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। सबसे मेन बात है कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जब हम लोग का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इसमें भी पिन का पार्ट आएगा, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर में हम काम करेंगे तो दो ऑपरेशंस आपका ज़रूर आएगा, पहला आपका रीड और दूसरा आपका राइट। ठीक है, हम लोग कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करते दो ऑपरेशन ज़रूर आएगा, पहला रीड और दूसरा राइट। तो ये रीड और राइट जो है वो भी आपका पिन ही का पार्ट है। ये जो 40 पिन है, जिसमें मैक्सिमम पिन आप लोग जानते होंगे 5 वोल्ट का सप्लाई देते हैं, एक पिन तो वही हो गया, 2 पिन आपके सामने दिख रहा है, 2 पिन हम लोग इनपुट आउटपुट देते हैं। तो मैक्सिमम पिन हम लोग इसमें जानते हैं, लेकिन कभी यूज़ नहीं हुआ जिसके कारण से उसका नाम हम लोग नहीं जानते हैं। तो सबसे पहला देखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर में सबसे पहला पार्ट मैंने बताया था रजिस्टर। सबसे पहला पार्ट मैंने क्या बताया था, रजिस्टर। रजिस्टर में आज इसको मैं डीपली बताऊंगा, क्योंकि आज इस टॉपिक को सोचेंगे ख़त्म कर दें, थ्योरी बताकर इसका कैसे ये काम करता है बता देंगे। रजिस्टर में मैंने सबसे पहला पार्ट बताया था एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर। दूसरा मैंने बताया था जनरल पर्पस रजिस्टर, या इसी को बोला जाता है रजिस्टर पेयर। इसी को क्या बोला जाता है, रजिस्टर पेयर। तीसरा मैंने बताया था स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर। चौथा मैंने बताया था प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, मेन यही 4 है, और है मैं बता रहा हूँ आगे। सबसे पहला पार्ट आपका क्या है, एक्यूमुलेटर। ध्यान से देखना, इधर देखो, देखिएगा। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर का, तो इसका मेन 3 पार्ट होता है। सबसे पहला पार्ट आपका जो था ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सबसे पहला पार्ट। दूसरा पार्ट टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, सेकेंड पार्ट आपका क्या हो जाएगा, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। इसको मैं अभी बताऊंगा, ये पूरा आपका नहीं हुआ है। इसी टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में जितना चीज़ मैं पिन के बारे में बता रहा हूँ, रीड राइट, वो सारा इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा पार्ट जो हो जाएगा वो आपका कौन सा पार्ट होगा, रजिस्टर का पार्ट होगा। यही 3 पार्ट पे ये काम करता है। अब देखिएगा, सबसे पहला पार्ट रजिस्टर। रजिस्टर मैंने बताया था कि रजिस्टर एक टेम्पोररी मेमोरी है जो किसके पास रहता है, आपका माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रहता है, CPU के अंदर रहता है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का काम क्या है, यहाँ 4 पार्ट आपका है, एक्यूमुलेटर, जनरल पर्पस रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर। ये दोनों का फंक्शन मैंने दिखाया था आप लोग को थोड़ा बहुत कि कैसे ये काम करता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पार्ट एक्यूमुलेटर। तो जब आपका कोई भी डेटा हम लोग या तो इनपुट से या तो मेमोरी से देते हैं, तो जो ऑपरेशंस होता है उस समय जो डेटा स्टोर रहता है वो आपका कहाँ रहता है, एक्यूमुलेटर में। फिर मैंने बताया था कि आपका 2 पार्ट होगा। अगर A प्लस B लिखा हुआ है तो A एंड B आर ऑपरेंट और प्लस इज ऑपरेटर। तो जो ऑपरेटर रहता है वो कहाँ रहेगा, एक्यूमुलेटर में। और ऑपरेशन के समय जो एक ऑपरेंट रहेगा वो भी कहाँ रहेगा, एक्यूमुलेटर में। तो आप लोग का दूसरा क्वेश्चन होगा कि सर दूसरा ऑपरेंट कहाँ रहेगा, वो आपका रहेगा जनरल पर्पस रजिस्टर में। कहाँ रहेगा, जनरल पर्पस रजिस्टर में। और मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि एक्यूमुलेटर का जो लेंथ होता है वो आपका कितना होगा, 8 बिट्स। इसका जो होगा वो 16 बिट। ठीक है, इसका भी 16 बिट और इसका भी 16 बिट। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। द लेंथ ऑफ एक्यूमुलेटर इज 8 बिट, जनरल पर्पस का 16 बिट, और ये जो होता है वो पेयर के फॉर्म में होता है, और जनरली इसमें 6 आता है। पहला आपका कौन सा, BC, DE, और लास्ट में आपका कौन सा, HL। 3 होता है, BC 8 8 16, DE 8 8 16, HL 8 8 16।
और जो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग HL पेयर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? HL। आप लोग देखोगे आगे मैं 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कोडिंग करवाऊंगा, उसमें कहीं भी आप देखोगे जैसे लिखा हुआ 2400, ये एड्रेस को इंडिकेट करेगा और इसके साथ लिखा रहेगा H। इसके साथ क्या लिखा रहेगा? H। ये H लिखने का मतलब ये होता है कि ये 2 डेटा आपका H में जाएगा और ये डेटा जो आपका है वो L में जाएगा। ठीक है, जब इसको आप एक्सप्लेन करोगे तो मैंने बताया था कि अगर 24 को लिखेंगे 2400 है तो ये दोनों को अलग अलग कर देंगे तो ये आपका 8 बिट हो जाएगा, ये आपका 8 बिट हो जाएगा। और मैंने बताया था कि 2 को जब लिखेंगे तो 4 बिट में हो जाएगा और 4 को लिखेंगे तो 4 बिट में हो जाएगा। तो 8 बिट ये और 8 बिट ये, टोटल का टोटल कितना चला जाएगा? 16। और इसी तरह से HL पेयर में जाकर क्या होता है? स्टोर होता है। ठीक है, अब आ जाइए तीसरा, स्टैक पॉइंटर। मेन ये दोनों है, स्टार्टिंग यहीं से आपका जो माइक्रो प्रोसेसर का वर्क स्टार्ट होता है वो यहीं से होता है। ठीक है, ये ही दोनों से। ये तो आपका जब ऑपरेशंस होता है तब, लेकिन जब कॉल किया जाता है ऑपरेशंस होने के पहले तब यहीं से आपका स्टार्ट होता है। कहोगे सर ये होता क्या है? सबसे पहला देखिएगा स्टैक पॉइंटर। स्टैक मैंने बताया था, मान के चलो एक डब्बा ऐसे पड़ा हुआ है और स्टैक मैंने बताया था कि वो लीफो पे काम करता है। किस पे काम करता है? लीफो पे। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई डेटा है, जैसे ये पूरा का पूरा डब्बा भी खाली है, ये मैंने मान लिया कि स्टैक है। सबसे पहला कोई अगर डेटा को हम लोग इंसर्ट करेंगे तो लास्ट इन कहाँ से करेगा? लास्ट से। मान के चलो कि मेरे पास कोई डेटा 10 है, मेरे पास डेटा गिवन है 10, 15 एंड 20, ये 3 डेटा मुझे गिवन है। तो सबसे पहला जो डेटा 10 है वो कहाँ जाएगा? यहाँ पर। अब इस डेटा का कुछ ना कुछ क्या होगा? एड्रेस होगा। मान के चलो वो एड्रेस हो गया 2400। मान के चलो स्टार्टिंग एड्रेस कुछ ना कुछ रहेगा, ये एड्रेस हो गया 2400। जैसे ही अगला डेटा आएगा 15, ये इसका वैल्यू हो जाएगा 2402। एड्रेस जो होता है हम लोग जानते हैं कि एड्रेस हमेशा बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? 2 बाइट। और पहले भी मैंने बताया कि एड्रेस जो होता है वो बाइट एड्रेसेबल होता है। डेटा आपका बिट के फॉर्म में होगा लेकिन एड्रेस बाइट के फॉर्म में होगा। हो गया। अगला डेटा आएगा 20, ये हो जाएगा 2404। अब देखिएगा ये डेटा मेरा स्टोर हो गया, ये स्टैक में डेटा स्टोर है। जब रन करेगा, जब डेटा को हम एग्जीक्यूट करवाएंगे तो मैंने बताया लास्ट इन फर्स्ट आउट। आउट कहाँ से होगा? फर्स्ट से। तो फर्स्ट पे डेटा कौन है? 20। अब देखिएगा स्टैक पॉइंटर के यहाँ से फंक्शन, जब डेटा 20, तो ये तो यहाँ पे सबको पता चला कि एग्जीक्यूट करेगा 20, लेकिन 20 को एग्जीक्यूट करने के पहले कॉल किसको किया जाएगा? 2404 को, एड्रेस को। और ये एड्रेस को जो स्टोर रखता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैक पॉइंटर। उसी को क्या बोलते हैं? स्टैक पॉइंटर। पॉइंटर ही कहने का मतलब एड्रेस होता है। हम लोग सिंपल अगर बोले कि पॉइंटर, तो पॉइंटर मीन्स एड्रेस। तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि जो डेटा एग्जीक्यूट करवाएंगे, जैसे सबसे पहला 20 आया तो 20 को हम लोग कहाँ भेजेंगे? जनरल पर्पस रजिस्टर में, और यहाँ से कहाँ जाएगा? एक्यूमुलेटर में। ठीक है, क्योंकि एक्यूमुलेटर में एक बार में कितना जाएगा? 8 बिट जाएगा, और ये रखे हुए कितना? 16। तो पहला 8 बिट को भेजेगा। तो सबसे पहले क्या चाहिए? एड्रेस। तो जो एड्रेस स्टोर करेगा करेंट डेटा का, वो आपको कौन करेगा? स्टैक पॉइंटर। ठीक है, ये पार्ट आपका हो गया स्टैक पॉइंटर। अब ये डेटा एग्जीक्यूट करेगा, ये डेटा एग्जीक्यूशन के बाद इसको करेगा, फिर इसका एड्रेस को कॉल करेगा स्टैक पॉइंटर, फिर स्टोर करेगा, फिर इसके एड्रेस को स्टोर करेगा। इस तरीके से एक एक डेटा को क्या करते जाएगा? स्टोर करते जाएगा। दूसरा है प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, दूसरा कौन सा है? प्रोग्राम काउंटर। अब यहाँ लेंथ मैंने कितना बताया था? 16 बिट। तो देख लीजिए इसको करके 2404, यही है ना। 2 को करोगे तो कितना? 4 बिट। इसको भी करोगे तो 4 बिट, इसको भी करोगे 4 बिट, इसको भी करोगे 4 बिट। टोटल कितना हो गया? 16 बिट। साफ दिख रहा है कि इसका जो लेंथ है वो कितना हो गया? 16 बिट। कोई प्रॉब्लम? एंड लास्ट आपका कौन सा है? प्रोग्राम काउंटर। ये भी आपका एक तरीके का रजिस्टर है। तो कहोगे सर ये क्या करता है? ध्यान से देखिएगा। ये तो देखो, ये क्या किया? करेंट एड्रेस को स्टोर करके रखा। ठीक है, लेकिन आप लोग देखते होंगे कि हम लोग बैंक वगैरह में जाते हैं तो हम लोग को टोकन दे देता है।
अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग को क्या देता है, टोकन देता है। तो सबसे पहला वाला का तो स्टोर करके कौन रखा, स्टैक पॉइंटर, लेकिन दूसरा वाला को स्टोर करके कौन रखेगा, तीसरा वाला को स्टोर करके कौन रखेगा, क्योंकि हम लोग क्यू में कितना लगा दिए 10, तो पहला वाला को कौन रखा, स्टैक पॉइंटर। जो दूसरा और तीसरा जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आने वाला है उसके जो एड्रेस को स्टोर करके रखता है वो कौन रखता है, प्रोग्राम काउंटर। करेंट को कौन रखेगा, स्टैक पॉइंटर, लेकिन जो उसके बाद वाला इंस्ट्रक्शन है उसको जो एड्रेस को स्टोर करके रखेगा वो कौन रखेगा, प्रोग्राम काउंटर। अब ध्यान दीजिएगा ये काम कैसे करेगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि स्टैक पॉइंटर में जो डेटा है वो डेटा तो आपका सबसे पहला में क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद के इंस्ट्रक्शन जो रहेंगे उसके एड्रेस को स्टोर करके कौन रखेगा, प्रोग्राम काउंटर। कौन रखेगा, प्रोग्राम काउंटर, ये स्टोर करके रखेगा। अब एक चीज़ और देखिएगा, हम लोग यहाँ पे एक चीज़ पढ़ेंगे, बस। क्या पढ़ेंगे, बस। और बस में दो तरीके का बस पढ़ना है, पहला आपका डेटा बस और दूसरा आपका एड्रेस बस। एक आपका क्या होता है, डेटा बस, और दूसरा आपका क्या होता है, एड्रेस बस। आप लोग देखे होंगे सीपीयू को कभी अगर खुला देखे होंगे तो उसमें कई सारे वायर कनेक्टेड होते हैं, और सारा जो होता है वो, जैसे आप लोग देखे होंगे कि रैम में भी वायर कनेक्टेड है, जितना है सब वायर से कनेक्टेड है। तो जो हम लोग वायर उसमें कनेक्टेड है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बस। उसी को क्या बोलते हैं, बस। अब यहाँ पे दो तरीके का बस है, एक आपका डेटा बस और दूसरा आपका क्या है, एड्रेस बस। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, किसी डेटा को अगर एक्सेस करना है तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट भेजेगा, किसको, एड्रेस बस को, क्योंकि जब तक एड्रेस नहीं रहेगा तब तक उसको डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, किसके थ्रू, बस के थ्रू। एड्रेस बस के थ्रू किसको भेजा, रिक्वेस्ट भेजा, मेमोरी को। और अगर मेमोरी में वो डेटा अवेलेबल है तो डेटा बस के थ्रू डेटा को क्या करेगा, एक्सेस करवाएगा। ठीक है, अब दूसरा चीज देखिएगा, जो एड्रेस बस है वो यूनिडायरेक्शनल है। क्या है, यूनिडायरेक्शनल। कहोगे सर यूनिडायरेक्शनल कैसे है, तो जो मेमोरी कभी भी रिक्वेस्ट एड्रेस बस सीपीयू को नहीं भेजता है। जब भी भेजेगा तो माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू ही हमेशा रिक्वेस्ट भेजेगा डेटा को एक्सेस करने के लिए। इसी कारण से इसको बोला जाता है कि ये यूनिडायरेक्शनल है, मतलब जब भी ये काम करेगा तो एक डायरेक्शंस में काम करेगा। बट जो डेटा बस है वो बाई डायरेक्शनल है, दोनों आप दिखाऊंगा मैं, जब पिन डायग्राम बनेगा तो एड्रेस बस का डायरेक्शंस ऐसे रहेगा, लेकिन डेटा बस का डायरेक्शंस ऐसे रहेगा। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि जो एड्रेस होगा वो एक ही तरफ से होगा। जब भी सीपीयू को ज़रूरत होगा तो इसके थ्रू वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा मेमोरी को, बट मेमोरी सीपीयू को कभी भी रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा। बट डेटा बस क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि सबसे पहले सीपीयू रिक्वेस्ट भेजा एड्रेस के थ्रू, अब डेटा उठकर कहाँ जाएगा, सीपीयू के पास। तो एक डायरेक्शन तो हो गया। जब सीपीयू पूरा का पूरा प्रोसेसिंग कर देगा माइक्रो प्रोसेसर एलयू के थ्रू, उसके बाद वो फिर से स्टोर कहाँ होगा, मेमोरी में। तो ये दोनों डायरेक्शंस में काम करेगा। इसी कारण डेटा बस को क्या बोला जाता है, बाई डायरेक्शनल, और आपका एड्रेस बस को क्या बोला जाता है, यूनिडायरेक्शनल। इतना में किसी को प्रॉब्लम, कोई डाउट? चलिए इतना में थोड़ा लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। चलिए देखिएगा, ये मैंने बताया एक्यूमुलेटर, जनरल पर्पस रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर। एक बार फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैंने सबसे पहला पार्ट ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग फेज में ही मैंने बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर में सीपीयू में 3 पार्ट होता है। सबसे पहले क्या करेगा, फेच करेगा, फेच के बाद क्या करेगा, डिकोड करेगा, और डिकोड के बाद क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो जब एग्जीक्यूशन होगा, ये भी मैंने बताया था कि जब एग्जीक्यूशन होगा तब आपका आएगा टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। सबसे पहला क्या करेगा, फेच करेगा। और अभी मैंने बताया कि फेच कैसे करेगा, किसके थ्रू करेगा, एड्रेस बस के थ्रू करेगा। अभी मैंने बताया कि सबसे पहले फेच करेगा। फेच कहाँ करेगा, मेमोरी से, और मेमोरी से फेच करने के लिए पहले क्या जाएगा, एड्रेस बस के थ्रू जाएगा। तो एड्रेस देखेगा, तो एड्रेस रहेगा कहाँ, स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर में, यही रहेगा। अब यहाँ से क्या किया, फेच किया। जैसे ही फेच करेगा
तो फेच करने के बाद सबसे पहले क्या करेगा, डिकोड करेगा। अब डिकोड कर गया, डिकोड करने के बाद क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो एग्जीक्यूशंस के लिए क्या जरूरी है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। अब जैसे तुम खुद सोचो कि हम डेटा को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं और एग्जीक्यूशन के समय अगर टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल का वैल्यू 0 रहेगा तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो अभी तक हम लोग ऐसे सिर्फ पढ़ते थे कि कंट्रोल यूनिट एग्जीक्यूट करवाता है। अब हम लोग के यहाँ एकदम साफ दिखेगा कि जब तक इसका वैल्यू 1 नहीं होगा तब तक ये डेटा को एग्जीक्यूट नहीं करने देगा। तो इसको मैं बाद में बताता हूँ, इसमें कौन कौन सा आएगा, ऑपरेशन रीड आएगा, राइट आएगा, क्या क्या आएगा, मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले ये एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। अभी मैंने बताया एक्यूमुलेटर कितना होगा, 8 बिट, और मैंने लिखवाया है कि एक्यूमुलेटर जो कनेक्टेड होगा वो किससे होगा, एलयू से। किससे होगा, एलयू से। सेकंड, जनरल पर्पस रजिस्टर, सबसे ज़्यादा यूज़ हम लोग इसी का करेंगे, सबसे ज़्यादा यूज़ किसका होगा, इसी का। क्योंकि अभी मैंने बताया कि जब डेटा आपका एग्जीक्यूट करेगा तो जो आपका एड्रेस रहेगा वो स्टोर किस में होगा, जनरल पर्पस रजिस्टर में। ठीक है, किस में होगा, जनरल पर्पस रजिस्टर में। जैसे कोई भी है 2400 तो ये 4 बिट 8 बिट एच में जाएगा और ये 8 बिट कहाँ जाएगा, एल में जाएगा। और इसी कारण से मैंने लिखवाया है कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो HL पेयर का यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका कौन सा, स्टैक पॉइंटर। डेटा यहीं से उठाएगा, एड्रेस के थ्रू डेटा यहीं से उठाएगा और जब एग्जीक्यूशंस होगा तब ये दोनों को काम करेगा। स्टोर रहेगा ये दोनों में, डेटा का स्टोर एड्रेस और डेटा ये दोनों में रहेगा, लेकिन जब एग्जीक्यूट करेगा तो एक डेटा कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर में, और डेटा कहाँ जाएगा, ये एड्रेस कहाँ जाएगा, जनरल पर्पस रजिस्टर में। ठीक है, तो स्टैक पॉइंटर में मैंने बताया कि ये क्या करता है कि एक स्टैक में जो टॉप एलिमेंट होता है, टॉप एलिमेंट कौन सा है, 20, तो इसके एड्रेस को जो स्टोर करके रखेगा वो कौन रखेगा, स्टैक पॉइंटर रखेगा। जो टॉप एलिमेंट होगा उसका, सिर्फ जो टॉप एलिमेंट होगा सिर्फ उसका, नीचे वाले का नहीं, सिर्फ टॉप एलिमेंट का। तो कहोगे सर जो अगला इंस्ट्रक्शन होगा वो कौन रखेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम या माइक्रो प्रोसेसर में एट ए टाइम एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है, एक से ज़्यादा प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो जो बाद वाला इंस्ट्रक्शंस होगा उसके एड्रेस को जो स्टोर करके रखेगा वो कौन रखेगा, प्रोग्राम काउंटर। करेंट वाला का तो ये रख लिया, लेकिन जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसके बाद जो है उसके एड्रेस को स्टोर करके कौन रखेगा, प्रोग्राम काउंटर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं? स्टैक पॉइंटर क्या किया, जैसे देखो आप डेटा को एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो, अभी एक्यूमुलेटर का कोई फंक्शन नहीं है, सबसे पहला एड्रेस बस के थ्रू यहाँ आएगा, अभी डेटा का भी कोई काम नहीं है। सबसे पहले क्या देखा, एड्रेस, इस एड्रेस को यहाँ से देखा, अब आया कहाँ, डेटा। तो ये जो एड्रेस कहीं ना कहीं, एड्रेस भी तो कहीं कहीं रहेगा ना, तो इस डेटा को स्टोर करके कौन रखेगा, स्टैक पॉइंटर। एक्यूमुलेटर ओनली डेटा, एक्यूमुलेटर में एड्रेस से कोई मतलब नहीं, ओनली डेटा। ठीक है, तो जब ये इसको एग्जीक्यूट करवाओगे तो ये जो आपका एड्रेस था वो कहाँ चला जाएगा, जनरल पर्पस रजिस्टर में HL पे रख लेगा, और ये जो डेटा है ये कहाँ चला जाएगा, एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। अब भी ये स्टोर किसके पास है, स्टैक पॉइंटर के पास। जब एग्जीक्यूशन से अभी मैंने बताया कि सबसे पहला क्या किया, फेच किया, फेच किया, फेच करने के बाद सेकेंड पॉइंट में कहाँ चला जाएगा, ऑपरेशंस करेगा, डिकोड करेगा, और डिकोड कहाँ होगा, एलयू में होगा। ठीक है, अब जब एलयू में जाएगा, एलयू में जैसे ही डिकोड होने के लिए गया तब आपका आएगा एक्यूमुलेटर। अब फेच में एक्यूमुलेटर कभी नहीं आएगा, फेच में जो आएगा सिर्फ, इसी कारण तो मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहला जो ऑपरेशन स्टार्ट करेगा तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, क्योंकि मेरा एड्रेस यहाँ पे स्टोर है, एड्रेस थ्रू डेटा को कॉल करेगा। अब ये गया किसके पास, एक्यूमुलेटर के पास। ये एक्यूमुलेटर में जाकर ये कनेक्टेड है एलयू के साथ, ये आपको डिकोड कर देगा। डिकोड करने के बाद जब एग्जीक्यूट करेगा तब कहाँ आएगा, लास्ट में टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के पास आएगा। अभी भी किसी को दिक्कत है, बोलो। देखिए देखिए इधर से देखो, सबसे पहला म्यूपी है, हमको कोई ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करवाना है। मान के चलो कि हमको 20 को एग्जीक्यूट करवाना है, मेरे पास डेटा, मुझे ये नहीं पता डेटा क्या है, मुझे 20 को एग्जीक्यूट करवाना है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला काम, स्ट्रक्चर मैं कल डिस्कस करूंगा तो और क्लियर हो जाएगा, जो मैंने भेजा उस सामने रहेगा तो और क्लियर हो जाएगा।
सबसे पहला म्यूपी क्या करेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ कि सबसे पहला एड्रेस के थ्रू कॉल करेगा। तो ये क्या करेगा, एड्रेस बस के थ्रू मेमोरी को एक रिक्वेस्ट भेजा रिक्वेस्ट। जब रिक्वेस्ट भेजा तो ये कहाँ पे आ जाएगा, जो स्टोर है स्टैक पॉइंटर में, यहाँ सबसे पहला इस एड्रेस को कॉल किया, जो एड्रेस है आपका 2024। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्टैक पॉइंटर स्टैक के टॉप एलिमेंट के एड्रेस को स्टोर करेगा, एलिमेंट को नहीं, उसके एड्रेस को। इस एड्रेस को कॉल किया, अब इस पे डेटा की देखा कि डेटा कितना है 20, अभी ये देखा, ठीक है। और सबसे पहला मैंने बताया था कि सबसे पहला फेच करता है, क्या करता है, फेच। अब यहाँ से क्या किया, फेच किया, इसी को फेच कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, फेच। आप गूगल पे कोई डेटा को सर्च करते हो, अगर उसके डेटाबेस में वो डेटा है, दिस इज कॉल्ड फेच, उसको क्या करेगा, फेच। ये फेच किया, फेच के बाद दूसरा कंडीशन सबका कहलाता है डिकोड। फेच किया, अब इसको डिकोड करना है, तो डिकोड कहाँ होगा, एलयू में। कहाँ होगा, एलयू में। अब इसको डिकोड करने के लिए यहाँ से डेटा अब कहाँ भेजेगा, एक्यूमुलेटर में। कहाँ भेजेगा, एक्यूमुलेटर में। अब स्टैक पॉइंटर का काम खत्म हो गया, स्टैक पॉइंटर का काम क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक। अब यहाँ से डायग्राम में मैं दिखाऊंगा कल, आज तो पूरा बता देता हूँ। तब ये रजिस्टर के बाद नीचे में दो चीज़ कनेक्टेड होगा, कल देखिएगा, एक आपका एड्रेस बस और दूसरा आपका डेटा बस, ठीक है। अभी तक अब यहाँ से क्या करेगा, इस डेटा बस के थ्रू, इसी डेटा बस के थ्रू अब ये जो डेटा 20 था, इसको अब क्या करेगा कि यहाँ से आपका एलयू में भेजकर डेटा को अब यहाँ से डिकोड कर देगा। क्या करेगा, डिकोड करेगा, किसके थ्रू, डेटा बस के थ्रू। अब तो यहाँ से इसको एड्रेस मिल गया, अब इस डेटा बस को क्या करेगा, डिकोड करेगा। तो जब डिकोड करेगा तो डेटा आपका कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर में जाएगा। एक्यूमुलेटर में आपका पूरा का पूरा ऑपरेशंस हो गया, जो ऑपरेशंस परफॉर्म करना था, रिजल्ट भी स्टोर किस में कर दिया, एक्यूमुलेटर में। जब एक्यूमुलेटर में आपका स्टोर हो गया और उसका जो एड्रेस स्टोर हो गया वो किस में हो गया, रजिस्टर पेयर में या जनरल पर्पस रजिस्टर में। दोनों चीज़ मुझे मिल गया, एड्रेस भी मिल गया और डेटा भी मिल गया। जब ये मिल जाएगा तब डेटा को हम लोग एग्जीक्यूट करवाएंगे, और एग्जीक्यूट करवाने के लिए फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में जाएंगे। अब आगे बढ़े, चलिए अब आगे देखिएगा, अगला पार्ट जो है वो आपका इंटरप्ट। अब देखिएगा, कहोगे सर इंटरप्ट क्या होता है, इसकी ज़रूरत इसमें क्यों पड़ी, ध्यान से देखिएगा। अगला इंटरप्ट, और इंटरप्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक पूछा जाता है, सब्जेक्टिव तो इसमें नहीं पूछा जाता, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। देखिएगा, हाँ देखिएगा, इंटरप्ट देखिएगा, इंटरप्ट कहने का मतलब क्या है कि सर इंटरप्ट होता क्या है। आप लोग देखे होंगे, आप गूगल पे कोई अगर काम आप कर रहे हो, या कीबोर्ड से संजोग से कोई बटन आपका प्रेस हो गया, आप अगर कोई काम कर रहे हो तो ये आपको पता है कि कोई भी ऑपरेशन जब होता है तो वो आपका कहाँ होता है, रैम में होता है। कहाँ होता है, रैम में। अब इंटरप्ट कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप कोई भी ऑपरेशंस को परफॉर्म अगर माइक्रो प्रोसेसर कर रहा है, अगर उस समय आपका कोई दूसरा सिग्नल दे दिया जाए तो इस काम को वो क्या कर देता है, होल्ड कर देता है। क्या कर देता है, होल्ड कर देता है, ठीक है। आप खुद देखे होंगे कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और संजोग से कोई बटन गलती से प्रेस हो जाता है, ठीक, तो जो पहले से काम माइक्रो प्रोसेसर कर रहा है, जो पहले से ऑपरेशंस हो रहा है, उस ऑपरेशंस को होल्ड कर दिया जाता है, होल्ड कर दिया जाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरप्ट बोलते हैं। मीन्स कि अगर कोई ऑपरेशंस माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू हो रहा है और उस समय अगर कोई दूसरा सिग्नल दिया जाता है तो पहले सिग्नल को होल्ड कर दिया जाता है और दूसरे सिग्नल को ऑपरेट किया जाता है। और जैसे ही जो दूसरा सिग्नल ऑपरेशंस कंप्लीट होगा, दूसरा सिग्नल ऑपरेशंस होने के बाद फिर जो पहला पार्ट था जिसको वो होल्ड करके रखा था, उस ऑपरेशंस को वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। और इसी को यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरप्ट बोलते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखिएगा, इसमें जो इंटरप्ट पढ़ना, सबसे मेन जो इंटरप्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैप। क्या बोलते हैं, ट्रैप। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है
फिर होता है RST 7.5, RST 7.6 और RST 7.7। यही 4 तरीके का यहाँ पे हमको इंटरप्ट पढ़ना है। यहाँ पे 4 इंटरप्ट है। सबसे पहला आपका ट्रैप हो गया, दूसरा RST 7.5 हो गया, तीसरा RST 7.6 हो गया और तीसरा RST 7.7 हो गया। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, क्योंकि सर इसकी ज़रूरत क्या है, हम यूपी में इसकी ज़रूरत क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसकी ज़रूरत इसी कारण से है, ये आपको ऑपरेशंस के समय काम नहीं देता है। ऑपरेशन के समय 3 ही चीज़ काम देगा। पहला आपका रजिस्टर हो गया, सबसे पहले वो फेच करेगा, फेच के बाद डिकोड करेगा, डिकोड के बाद एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन कभी कभी सिचुएशंस ऐसा होता है कि हम कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं और उस समय कहीं से कहीं ना आपका इंटरप्ट आ जाता है। इसी कारण से इसको यहाँ पे डाला गया है कि हो सकता है तुम कोई काम कर रहे हो, संयोग से कोई दूसरा बटन प्रेस हो गया, तो उस फंक्शंस को जानना। ये एग्जीक्यूशंस में कोई काम नहीं करेगा, लेकिन इसको बस थोड़ा सा पढ़ना है कि हो सकता है गलती से कोई बटन प्रेस ही हो जाए। तो इसी कारण से पढ़ना है कि अगर आपका कोई भी सिग्नल ऑपरेशंस के समय आता है तो उस ऑपरेशन जो रैम पे रन कर रहा है उसको होल्ड कर दिया जाता है, और जो सिग्नल्स आपका जो इंटरप्ट आपका आता है उस इंटरप्ट को हम लोग पहले एग्जीक्यूट करवाते हैं। उसके बाद जो आपका रैम में है वो फिर आपका सीक्वेंस में जाकर फिर वो एग्जीक्यूट करता है। और सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होता है वो आपका किसका है, ट्रैप का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, 4 ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस में दे देगा कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसकी होती है, ट्रैप का, और सबसे कम किसका होता है, RST 7.5 का। सबसे ज़्यादा ट्रैप के बाद 7.7, उसके बाद 7.6 और उसके बाद 7.5। यही आपका क्या कहलाएगा, इंटरप्ट कहलाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब देखिएगा, अब आपका आ जाइए टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, एंड लास्ट पार्ट आपका है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। देखिएगा, ध्यान देना, इधर देखो। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में सबसे पहला पॉइंट आपको मैंने बताया कि कोई भी कंप्यूटर में, कोई भी माइक्रो प्रोसेसर में आपका 2 पार्ट होगा। फर्स्ट ऑपरेशन इज रीड और सेकंड ऑपरेशन इज राइट। सेकेंड ऑपरेशन इज राइट। ये 2 ऑपरेशंस आपका सब जगह होगा। और माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग कोई भी ऑपरेशंस करेंगे तो मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट, 0 का 1 और 1 का 0। तो कोई भी ऑपरेशंस हम लोग करेंगे तो हम लोग उसको लो लेकर चलते हैं और लो के ऊपर हम लोग बार कर देते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर रीड का वैल्यू लो रहेगा, अगर रीड का वैल्यू लो कहने का मतलब 0 रहेगा, तब ये ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। सिमिलरली अगर राइट का वैल्यू लो रहेगा तब हम लोग राइट ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, और अगर इसका वैल्यू हाई रहा तो उस समय आपका राइट ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होगा। सबसे पहला पार्ट टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल का, सबसे पहला पार्ट 2 ऑपरेशंस। सबसे पहला कि अगर इसका वैल्यू लो रहेगा तो रीड ऑपरेशंस परफॉर्म होगा, और अगर इसका वैल्यू हाई रहेगा तो रीड ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होगा। सिमिलरली अगर इसका वैल्यू लो रहा तो राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अगर इसका वैल्यू हाई रहा तो राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम? अब देखिएगा सेकंड, IO/एम्बर। अब देखिएगा, हम लोग जो इनपुट देते हैं वो 2 जगह से देते हैं, पहले भी मैंने डिस्कस किया है। पहला हम लोग इनपुट डिवाइस से देते हैं और दूसरा मेमोरी से देते हैं। दूसरा कहाँ से देते हैं? मेमोरी से देते हैं। जैसे अभी मैंने इसके पहले मैंने बताया कि जो डेटा होगा उसको क्या करेगा, फेच करेगा। तो जो फेच करेगा वो कहाँ से करेगा? मेमोरी से करेगा। तो जब मेमोरी से करेगा तो यहाँ पे फिर देखिएगा M का बार लिखा हुआ है। M का बार कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर इसका वैल्यू लो रहेगा, अगर इसका वैल्यू लो रहेगा तो मेमोरी से डेटा को फेच करेगा। सबसे मेन पार्ट यही टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। अगर आपको डेटा एक्सेस करने के लिए अलाउ करेगा मेमोरी से, तभी तो आप डेटा एक्सेस करोगे। अगर वो अलाउ ही नहीं करेगा तो डेटा आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। और डेटा एक्सेस, इसी कारण से मैं बार बार बता रहा हूँ कि डेटा एक्सेस करने के लिए एड्रेस बस के थ्रू सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजता है, और अगर वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा तब वहाँ डेटा से क्या करेगा, फेच करेगा, एड्रेस को फेच करेगा।
वही चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले जब मेमोरी से डेटा को फेच करने के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा तो अगर इसका वैल्यू लो रहा, मतलब m का बार रहा, तब वहाँ से क्या करेगा, डेटा को मेमोरी से क्या करेगा, फेच करेगा और फिर आगे का प्रोसेस होगा। यही सब मेन पार्ट आपका किसका, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का। ठीक है, चलिए अब थोड़ा मेंशन कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। इसको बंद कर दो राहुल। चलिए देखिएगा, वो लिखने में हमसे गलती उस समय हो गया था। देखिएगा इधर, देखो इधर, देखो इधर, देखो देखिएगा, दो चीज़ है। सबसे पहला क्या है, INTR। तो सबसे पहला तो इंटरप्ट हो गया कि ये जब भी इंटरप्ट दिया जाएगा तो एक्सटर्नल डिवाइस से दिया जाएगा। एक्सटर्नल कहने का मतलब कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। इंटरप्ट जब भी होगा तो किसके थ्रू, एक्सटर्नल डिवाइस से थ्रू। माइक्रो प्रोसेसर से कभी भी इंटरप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पार्ट आएगा इंटरप्ट रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपने कोई भी बटन प्रेस हो गया तो कोई भी काम अगर माइक्रो प्रोसेसर में होता है तो दो पार्ट में होता है। सबसे पहला रिक्वेस्ट और दूसरा आपका रिस्पॉन्स। पहला आपका क्या, रिक्वेस्ट, और दूसरा आपका क्या, रिस्पॉन्स। तो अगर कोई बटन को प्रेस हुआ तो सबसे पहला वो रिक्वेस्ट जाएगा, और रिक्वेस्ट किसको जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर को जाएगा। वही मैंने लिखवाया है कि सबसे पहला जो इंटरप्ट दिया जाता है वो कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस से दिया जाता है, और किसको दिया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर को। तो जो दिया जाएगा उसी को यहाँ पे बोला गया इंटरप्ट रिक्वेस्ट। क्या बोला गया है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा मतलब अगर यहाँ पे हम लोग INTR को कर दें और INTA को कर दें, अगर ये पूरा का पूरा लेकर चले, ऐसे होता है भी यही मेनली 4, लेकिन कहीं कहीं पे आप देखोगे कि 6 भी कंसीडर किया, कहीं कहीं पे 5 भी कंसीडर किया है। ठीक है, कहीं कहीं पे यही लेकर चलेगा, कहीं कहीं पे पूरा लेकर चलेगा, लेकिन होता है मेनली 4 यही। अब ध्यान दीजिएगा, आप कहोगे सर एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है। आप लोग मोबाइल में अगर आप कोई मैसेज करते हो तो डिलीवरी रिपोर्ट आता है, उसी डिलीवरी रिपोर्ट को यहाँ पे कंप्यूटर में एक्नॉलेजमेंट बोला जाता है। अगर आप मैसेज करते हो व्हाट्सएप पे, अगर 2 लाइन ब्लू हो गया तो आप कंफर्म हो जाते हो कि मेरा मैसेज किसी ने रीड कर लिया। या टेक्स्ट मैसेज अगर आप करते हो तो वहाँ पे डिलीवरी लिख कर आता है, तो आप समझते हो मेरा मैसेज चला गया। उसी को यहाँ पे क्या बोला जाता है, एक्नॉलेजमेंट। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला आपने क्या किया, रिक्वेस्ट। तो जब आपने रिक्वेस्ट किया तो मैंने क्या बताया कि जो काम होते रहेगा रैम पे, उस काम को वो क्या करेगा, रोक देगा। और रोक कर जो इंटरप्ट सिग्नल आपने दिया है उस सिग्नल को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। तो जब वो परफॉर्म करेगा, जब वो रोकेगा पहले वाले काम को, तो कुछ ना कुछ आपको सिग्नल मिलेगा, कुछ ना कुछ सिग्नल मिलेगा कि जो मैंने दिया है काम, वो काम मेरा हो रहा है। उसी को क्या बोला गया, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट बोला जाता है। ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या देगा, रिक्वेस्ट देगा, और रिक्वेस्ट के बाद क्या उसको मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। एक्नॉलेजमेंट मिलने का मतलब ये है कि जो पहले से माइक्रो प्रोसेसर काम कर रहा था उस काम को होल्ड कर दिया गया है, और जो सिग्नल एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू दिया गया है उस सिग्नल पे काम हो रहा है। ये 2 पार्ट हो गया। अब यहाँ से साफ क्लियर हो रहा है कि जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होता है वो किसका होता है, ट्रैप का होता है। और अगर कंसीडर कर दिया जाए तो INTR का, रिक्वेस्ट का सबसे लोएस्ट होता है। ठीक है, जैसे जैसे कम होता जाएगा, सबसे ज़्यादा ट्रैप, फिर 7.5, फिर 6.5, फिर 5.5, उसके बाद ये कंसीडर नहीं होता, एक्नॉलेजमेंट कंसीडर नहीं होता है। यही 5 होगा, तो सबसे ज़्यादा ट्रैप, उसके बाद 7.5, 6.5, 5.5 और INTR। और यही आपका आर्किटेक्चर ऑफ 8085 का हो या स्ट्रक्चर ऑफ 8085 का हो, यही आपका डायग्राम है। मैंने डायग्राम ग्रुप में शेयर किया है, कल एक बार आप डायग्राम को देख कर आइएगा तो ओवरऑल पूरा कैसे वर्क करता है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा, डिस्कस करके कल फिर स्टार्ट करेंगे पिन डायग्राम। इतना में किसी को डाउट? चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास।